हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी फिजिक्स पेपर 2016 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम्स 500 वाट पावर व्हेन connected to a 100 volt line. If the line voltage becomes 150 volt, the power consumed will be. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1125 वाट। क्योंकि क्वेश्चन है कि जब एक विद्युत ऊष्मक अवयव को 100 वोल्ट की लाइन से जोड़ते हैं तो व्यय शक्ति यानी कि 500 वाट जो है ना वो होता है। यदि इसे 150 वोल्ट की लाइन से जोड़ा जाए तो व्यय ऊष्मा या व्यय शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि V का वैल्यू दिया है ना, दो कंडीशन में दिया है और यहाँ सूत्र लगाएंगे P बराबर शक्ति का वाला जो सूत्र है व्यय शक्ति का, P बराबर V इंटू आई, और यहाँ पर I का वैल्यू रख सकते हैं, I बराबर V अपॉन आर होता है। इस तरह से P इक्वल V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो इसी सूत्र को हम दो बार यूज करेंगे, P1 इक्वल और P2 इक्वल में। तो P1 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन आर, और अगर P2 लेंगे तो V2 स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पर हम V1 और P1 और V2 और P2 की वैल्यू क्रमशः पुटअप करेंगे। तो इस तरह से हमें P2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि P2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, इसलिए हम V1, P1 और V2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होगा हमारा आंसर 1125 वाट। ओके, अगला क्वेश्चन है, द इंड्यूस्ड EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स produced when a magnetic is inserted into a coil does not depend upon. तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि जब एक चुंबक एक कुंडली के पास लाते हैं तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो विद्युत वाहक बल है वो निर्भर नहीं होगा कुंडली के प्रतिरोध पर। बाकी के जो 3 पॉइंट्स दिए हैं उन पर डिपेंड करता है, यानी कि कुंडली में फेरो संख्या पर डिपेंड करता है हमारा विद्युत वाहक बल। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के आघूर्ण पर भी डिपेंड करता है, चुंबक की गति पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कुंडली के प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता। यही पूछा गया है कि डिपेंड किस पर नहीं करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी कि कुंडली के प्रतिरोध पर करता है। क्वेश्चन नंबर 13, the magnetic flux linked with the coil is phi equal 8t square upon 3t plus 5 Weber। यहाँ का ही वेबर दी है। the EMF induced in the coil at t equal 45 will be। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ 45 नहीं है, 4s है, 4s माने 4 सेकेंड। तो एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यहाँ दिया है 5 इक्वल 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 इकाई वेबर दी है, और समय दिया है t इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा गया है कि t इक्वल 4 सेंटीमीटर पर t इक्वल 4 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स फाई और t का वैल्यू लेके हम आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे, डी फाई अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी में जो फाई है ना, फाई की हम वैल्यू पुटअप करेंगे, और फाई की जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें 16t प्लस 3 प्राप्त होगा, क्योंकि फाई यहाँ कॉन्स्टेंट है जिसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमें डी फाई अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो 67 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो डी फाई अपॉन डी टी से हम इसको डिनोट करेंगे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द सेल्फ inductance of a coil is L, keeping the
length and area same. The number of turns is in it is increased to 4 times. Now the self inductance of the coil will become, यानी कि यहाँ बताया गया है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैपिटल L है, लंबाई और क्षेत्रफल समान होने पर इसके फेरों की संख्या बढ़ाकर हम 4 गुनी कर देते हैं, यानी कि 4 टाइम्स कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व L होता है और यहाँ हमारा जो स्वप्रेरकत्व है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 16L हो जाएगा। ओके, 16L, तो यानी कि इसे 16 गुना कहेंगे, 16 टाइम्स, क्योंकि 4 गुना करने पर। तो यहाँ सूत्र आप समझते हो, ये बात हम सूत्र से क्लियर कर सकते हैं। सूत्र यहाँ पर होता है L = μ0 n² A/L। अब यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो n² से वो 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो स्वप्रेरकत्व है वो 16L आएगा। ओके, the maximum possible mutual inductance between the two coil of self inductance L1 and L2 is, यानी कि L1 by L2 स्वप्रेरकत्व कुंडलियों के बीच महत्तम संभव अन्योन्य प्रेरकत्व है। यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व पूछा गया है और आप जानते हैं कि हमारा जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, L से। तो यहाँ पर जो स्वप्रेरकत्व है ना वो L1 और L2 है, और L1 L2 का जो मल्टीप्लाई होके जो इसका वर्गमूल निकलेगा वही हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, यानी कि अन्योन्य प्रेरकत्व इक्वल हो जाएगा L1 L2 का रूट, या रूट के अंदर L1 L2 से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड फाइंड फ्रिक्शनल चेंज इन मोमेंटम। यदि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो संवेग में अनुपातिक परिवर्तन होगा, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो √2 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी E = p²/2m में। यदि हम p² निकालेंगे तो 2m ही होगा और p = √2m ही होगा। इस तरह से इफ k is 2e, तो यहाँ p' निकालेंगे √2p। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू, यानी कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, किसमें होता है, प्रत्यावर्ती विभव बदलने के लिए, चेंज द अल्टरनेटिव पोटेंशियल। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है वो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि इफ अ ट्रांसफार्मर कीपिंग द पीक वेलोसिटी इन द प्राइमरी कॉइल द सेम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। यानी कि यहाँ कहा गया है कि यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में शिखर वोल्टेज को समान रखते हुए वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज कर दी जाए तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो ना तो वोल्टेज घटेगा ना बढ़ेगा, यानी कि जो वोल्टेज है वही वोल्टेज रहेगा, आई मीन विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि द्वितीय कुंडली में से संबद्ध जो वोल्टेज है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलने से वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भंवर धारा उत्पन्न होती है जब, कब, जब माने यानी कि कब ऐसी कौन सी कंडीशन बने कि भंवर धारा पैदा हो जाए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा ए रहेगा, आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। उस पर हमने लिखा है कि एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि हम कुंडली के बीच में कोई प्लेट रखते हैं तो उस समय जो हमारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है ना उसके कारण भंवर धारा पैदा होने लगती हैं।
ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस समीकरण एफ वेक्टर इक्वल क्यू वी वेक्टर मल्टीप्लाई टू बी वेक्टर में कौन से सदस्य हमेशा एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यहाँ पर ए यानी कि एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर एंड बी वेक्टर और एफ वेक्टर तथा बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए होगा कि ए एवं बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे हम 21 से 30 तक। थैंक यू वेरी मच।